कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत पुस्तिका पाठ 1 ध्वनि। आज हम वसंत पुस्तिका के पाठ 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि इसका शीर्षक है ध्वनि, जिसका अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ कब दी जाती है? जब हमें किसी को जगाना हो, किसी को जागृत करना हो, जागरूक करना हो, सचेत करना हो। तो इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह कविता लिखी है। अब हम जानेंगे कवि के बारे में। कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रथम प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आपका जन्म 21 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर में हुआ था। बाल्यकाल से ही आपका झुकाव साहित्य की ओर था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, अर्चना, अपरा, गीतिका, आराधना, अणिमा, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास। जिसमें कुकुरमुत्ता में उनका विद्रोही स्वरूप दिखाई देता है, वहीं सरोज स्मृति में एक सहृदय पिता जो अपनी पुत्री की स्मृति में व्यथित है, वह दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य कविताएं भी हैं: तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, दलित जन पर करो करुणा एवं वरदे वीणा वादिनी वरदे। निराला जी का देहावसान 15 अक्टूबर सन 1961 को प्रयागराज में हुआ। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ध्वनि पाठ का परिचय। ध्वनि कविता किस विषय के इर्द गिर्द घूमती है, आओ इसके बारे में जानें। ध्वनि कविता के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। वह उसे समझाना चाहते हैं कि अपना आलस्य छोड़े और एक नए उत्साह एवं साहस के साथ जीवन का आनंद ले। पाठ 1 ध्वनि। ध्वनि कविता के कवि बहुत अधिक सकारात्मकता से भरे हुए हैं और इन्हीं शब्दों को और इन्हीं भावनाओं को उन्होंने इस कविता में पिरोया है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, कलियां डालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता के प्रमुख शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं: मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्यूष, प्रातःकाल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। शब्दार्थ के पश्चात हम पुनः एक बार कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग है। जैसे
हरे हरे ये पात। हरे हरे शब्द पत्तों की विशेषता बता रहा है। कोमल गात, गात अर्थात शरीर या तन की विशेषता बता रहा है कि तन कैसा है, कोमल है। इस प्रकार से आपको जब कार्यपत्रक दिया जाएगा तब आप इससे विशेषण और अन्य प्रकार की व्याकरण संबंधित कार्य करेंगे। इसके पश्चात बच्चों हम कविता की व्याख्या करेंगे और इसके लिए हमने इस कविता को अलग अलग भागों में बांट लिया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता की इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि आशावादी हैं और वे मानते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति जब तक वे नहीं कर लेते तब तक उनका अंत नहीं होगा। अभी तो उनके जीवन में एक नए उत्साह और उमंग का आगमन हुआ है। चारों ओर फूलों की भरमार है, उनकी खुशबू फैली हुई है जो बहुत आनंददायक है, और यही कारण है कि वे जीवन के प्रति बहुत उत्साहित हैं, उमंग से भरे हुए हैं, और इसलिए उनका अंत नहीं होगा। अर्थात जीवन में जब तक सकारात्मकता है, उत्साह है, आनंद है, तब तक जीवन का अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहते हैं कि वह निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को जीवन दान देंगे। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, कलियां खिली हुई हैं, परंतु वे अभी तक सो रही हैं। ये कलियां युवा पीढ़ी की प्रतीक हैं, जो अपनी असीम शक्तियों का बोध न होने के कारण सुप्तावस्था में हैं, अर्थात सोई हुई अवस्था में हैं। वे इस पीढ़ी को प्रेरणा देकर जगाना चाहते हैं, उनमें नए उत्साह का संचार कर उन्हें कर्म पथ की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक ध्वनि रखा। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नई चेतना का संचार होता है, उसी प्रकार निराशा में डूबे हुए और हारे हुए लोगों के जीवन में कवि उत्साह भरना चाहता है और उनके जीवन में नव जागृति लाना चाहता है। कवि का यही उद्देश्य है। इसकी तीसरी पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार। पुष्प पुष्प से तंद्रा लश, लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लश, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं भी मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि प्रकृति के माध्यम से
निराश व हताश व्यक्तियों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस्य में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत अर्थात प्रसन्नता भर दूंगा। कवि यह कार्य खुशी खुशी करना चाहते हैं और युवा पीढ़ी के मन में नया उत्साह भरना चाहते हैं, जिससे वह सुखमय जीवन जी सके। वे मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सकें। उनका मानना है कि युवा पीढ़ी अपना आलस्य दूर कर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग भी प्राप्त कर लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत कभी नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जीवन की वास्तविकता का जो आनंद उठाते हैं वे खुशी खुशी हर मुश्किल पार कर जाते हैं और उनका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि ने यह ठाना है कि जब तक वे युवा पीढ़ी को सही राह न दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। वे बहुत आशान्वित हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से भरे हुए हैं और अपने कर्म पथ की ओर निरंतर अग्रसर हैं और इसीलिए वे चाहते हैं जब तक कि वे पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। आशा है आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें मैंने वैसे ही लिए हैं जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। सर्वप्रथम आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, उसके पश्चात आपको अन्य कार्यपत्रक दिए जाएंगे। कविता से जो पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत क्यों नहीं होगा या उसका अंत अभी नहीं होगा। बच्चों, व्याख्या के आधार पर व्याख्या से पढ़कर समझकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है कि कवि का अंत अभी क्यों नहीं होगा, ऐसी क्या बात है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन से प्रयास करता है, क्या करता है वह। कविता में भी दिया हुआ है और व्याख्या में भी मैंने इसे समझाया है। इसे पढ़कर समझकर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है या क्या करता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखकर, समझकर, पढ़कर देंगे। इसके पश्चात कविता से आगे के जो प्रश्न हैं, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु कब आती है, वसंत पंचमी का त्यौहार हम कब मनाते हैं, उस समय मौसम कैसा होता है, उस मौसम की क्या विशेषता होती है, क्यों उसे ऋतुराज कहा जाता है। यह सब आप आपस में घर में भी चर्चा करके इसका उत्तर लिख सकते हैं और ना आने पर अगले कालखंड में मैं आपको इसे समझाऊंगी। पहले आप इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार, उनकी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है और किसी एक विषय पर अर्थात कोई भी एक त्यौहार पर आपको निबंध लिखना है। पहले आप ये पता करेंगे कि वसंत ऋतु में कौन से त्यौहार आते हैं, कौन सा महीना होता है वह। अब अगला है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन, ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। जब एक ऋतु से हम दूसरे ऋतु में आते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसे खान पान संबंधी, पहनावे संबंधी, कई सारे त्यौहार आदि आते हैं हमारे जीवन में। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वह कुछ परेशानियों के साथ कुछ खुशियाँ भी लेकर आता है।
तो ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि यह आपको मुश्किल लगे तो अगले कालखंड में इसे पुनः समझाया जाएगा। अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों के बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। अब आप समझ गए होंगे यह किस ऋतु का वर्णन है। होली किस ऋतु में आती है, आम पर बौर कब आता है, ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ किस ऋतु का वर्णन है। इसके पश्चात अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत को सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? अभी समय है बच्चों, कुछ फूलों के पौधे लगाओ, कुछ सब्जियां लगाओ घर में। जो भी आप कर सकते हो उसे करो और अपने इस समय को बहुत ही सार्थकतापूर्वक सकारात्मक ढंग से बिताओ। थैंक यू।